जब मैंने स्टार्ट किया लेखन, तो इसमें भी काफ़ी चुनौतियाँ रही हैं। परिवार है, बच्चे हैं, उसमें से आपको समय निकालना था अपने लिए। एक कविता में 3 से 4 घंटे भी मेरे लगे हैं कविताओं में। वहाँ भी ऐसा हो रहा है कि मतलब पलायन बहुत हो रहा है अब। धीरे-धीरे अब घरों में ताले लग रहे हैं। पहाड़ भी अब कुछ उदास रहने लगे हैं, नहीं सुनाई देता अब वो पहले सा जीवन संगीत। एक बसेरा था वन में, उजाड़ दिया उसको भी इंसा की लालसा ने। मेरे गांव का कुआं कौशिक न आथी पता कि कौती साल का हुआ। सिर्फ आपने जेवर को ही क्यों प्रतिबंधित किया है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी तो उसमें नामात्र की होती है। मैम बाहर की दुनिया से भीतर की ओर लौटना, ये अध्यात्म है। लफ्जों में पहाड़ों की ठंडक सी बसी है, हर शब्द में मिट्टी की खुशबू सी महकी है। नमस्कार, लेखक और लेखनी सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वो लेखिका जिनका जीवन जौनसार बावर की समृद्ध संस्कृति के बीच बीता। उन्होंने केवल इस संस्कृति को जिया ही नहीं, बल्कि अपने शब्दों से दुनिया के सामने बड़ी खूबसूरती से रखा भी है। उनके हर शब्द में पहाड़ की ठंडक भी है और मिट्टी की खुशबू भी। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। हमारे साथ हैं जौनसार बावर की प्रमुख महिला लेखिकाओं में शामिल सुनीता चौहान जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप जौनसार जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र से हैं। जी, ये वो जगह भी देखी जाती रही है हमेशा से जहाँ पर ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से लोग पहले परहेज करते थे। ऐसे में आपने लेखन के क्षेत्र को चुना। एक तो सबसे पहले आपका वहाँ पर बचपन कैसा रहा और आपने लेखन के क्षेत्र को कैसे चुना? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पे बुलाने के लिए, अमर उजाला के। मैम, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि जौनसार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ समय पहले तो बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, वर्तमान समय की बात करूं, तो शिक्षा का के स्वरूप में काफ़ी बदलाव आया है। अब तो लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा ले रही हैं, और सरकारी पदों पर हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, वो हर कोने में अपना वर्चस्व उनका बन रहा है, और अच्छी पोस्ट में। और चाहे राजनीति की बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, हर तरफ जो है महिलाएं, लड़कियां जा रही हैं और अपना काम कर रही हैं। तो आपने अपने लेखन के क्षेत्र को कैसे चुना? लेखन तो मैम, मैं तो कहूँगी इसका मेरा लेखन स्वाभाविक रूप से सामने आया है। शुरू में तो मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत ज़्यादा लेखन का कुछ आइडिया था या बहुत ज़्यादा समझ थी इसकी। लेकिन धीरे-धीरे एक उम्र के बाद मुझे लगा कि मुझे कविताएँ करनी चाहिए। तो कोई भी विषय मुझे जो मतलब अंदर तक जैसे छू जाती थी कोई बात, तो उसको मैं कागज़ में उकेर देती थी। ऐसे धीरे-धीरे करते मेरी कुछ जब कविताएँ इकट्ठी हुई, तब मैंने उनको पहली पुस्तक जो आई मेरी, मौन की अनुभूतियों के रूप में आई। वो मेरा पहला काव्य संग्रह था। कब आया था ये? ये 2013 में। अच्छा, जी। तो कोई और ख़ास घटना या कोई और आपका जिससे आपको मोटिवेशन मिला हो कि मुझे लिखना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं, बस क्योंकि मैं गृहिणी थी, बच्चों में और परिवार में ही मेरा समय गुज़रता था। लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे होते थे कि मुझे बहुत अंदर तक जैसे मतलब गहरे से चुभ जाते थे, या फिर उनको गहरे से मुझे मतलब सोचती थी मैं उनके विषय में। तो बस मैंने उसी उसमें लिखना शुरू किया फिर। तो जौनसार की जब हम बात करते हैं, जी उस मैम। समय पर नहीं था इतना स्कोप या लोग नहीं आगे बढ़ाते थे महिलाओं को। तो एज़ अ महिला राइटर आपको क्या लगता है कि किन चुनौतियों का सामना आपको उस समय पर करना पड़ा जब आपने लिखना शुरू किया? जी मैम, चुनौतियाँ तो स्त्री के लिए तो मुझे लगता है, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में जा रही है, तो चुनौतियाँ तो स्त्री के लिए पुरुषों की अपेक्षा अधिक रहती है हमेशा। यहाँ पर जब लेखन की बात आती है, तो जब मैंने स्टार्ट किया लेखन, तो इसमें भी काफ़ी चुनौतियाँ रही हैं। परिवार है, बच्चे हैं, उसमें से आपको समय निकालना था अपने लिए। तो फिर उसके लिए कुछ अलग हट के सोचा मैंने कि कैसे समय निकलेगा। तो क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आप कभी कविताएँ लिखने बैठ रहे हैं, तो मैंने तो देखा, मेरे साथ अधिकतर ऐसा भी हुआ है कि मैं मतलब एक कविता में
3 से 4 घंटे भी मेरे लगे हैं कविताओं में, उसको काट-छाँट करके जी। दोबारा उसको करने, जब तक मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होता कि ये मतलब अच्छी चीज़ आ रही है या मुझे मतलब मेरे मन को वो भाता नहीं है, तो मैं वो काट-फाट वो चलती रहती है। मैम तो इसके लिए फिर समय तो चाहिए होता है, पर ये है कि आपको कुछ करने का जज़्बा है, जुनून है, तो वो निश्चित तौर पे फिर समय भी निकल ही आता है। तो आप कौन-कौन से राइटर्स को पढ़ती आ रही हैं अभी तक? राइटर्स तो मैम जो जैसे हमने बचपन में कहानियों में प्रेमचंद को ज़्यादा पढ़ा है और शरद चंद्र को पढ़ा है। यहाँ उत्तराखंड की बात करूँ तो मैं सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ा है। शिवानी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो उनके उपन्यास हैं, वो मैंने बहुत पढ़ा है उनको जी। भी। मंगलेश डबराल जी की बात करूँ और पद्मश्री लीलाधर जगोड़ी जी की बात करूँ, तो इन सबको मैंने बहुत पढ़ा है। और आपने जौनसार के क्षेत्र पर, पहाड़ी कल्चर पर, जी, जौनसार के कल्चर पर भी लिखा, बच्चों पर भी लिखा है आपने। जी। कई तरह की किताबें आपकी हैं, मौन की अनुभूतियाँ हैं, आईना, अलबेली चमेली, ये आपकी जौनसारी भाषा में आई है। और उनके हिस्से की धूप, पहाड़ के उस पार, कई आपकी किताबें हैं। तो कभी लेखन से रिलेटेड आपको ऐसा लगा कि किसी किताब को लेकर आपको विरोध झेलना पड़ा हो, या किसी ने कहा हो कि नहीं ये तो नहीं लिखना चाहिए था? नहीं मैम, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है अभी तक कि कुछ विरोध मुझे झेलना सभी पड़ा सभी होगा। पक्षों को आप लिखती आ रही हैं अभी तक, तो कौन-कौन से आपके फेवरेट क्षेत्र रहे हैं, कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा लिखना किस क्षेत्र में पसंद है? ज़्यादा तो लिखना मैम मुझे कहानियाँ अच्छी लगती है और मैंने जैसे कहा कि शुरुआत मेरी कविताओं से हुई है, तो कविताएँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज कोई भी जी। कोई कविता आप हमें सुना दीजिए। कविता मैम स्त्री पे सुना देती हूँ मैं, बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। कि आजकल स्त्रियों का बोलबाला भी है। स्त्रियाँ बोलने लगी हैं अब, स्त्रियाँ बोलने लगी हैं अब, खुली सभा हो या घरों की दीवारें, खुली सभा हो या घरों की दीवारें, सड़क चौराहे हो या गांव की चौपालें, वो बोल रही हैं आज, वो बोल रही हैं आज, किसी की आवाज़ दबाने को नहीं, वो तो बस चाहती है सदियों की चुप्पी से उपजे भयावह नतीजों को, वो तो बस बदलना चाहती है सदियों की चुप्पी से उपजे भयावह नतीजों को। बहुत अच्छा। थैंक यू। अ, आपकी किताबों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जी। जौनसार की अगर हम जब बात करते हैं तो मैं ऐसे कुछ मुद्दे जो आपको लगता है कि अभी भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर के, तो उनको राइटिंग के ज़रिए हम कैसे सामने ला सकते हैं? क्या-क्या मुद्दे आपको लगते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं मैम ऐसे जो जौनसार में, जैसे आपने महिलाओं की बात की है, जैसे अगर शिक्षा की बात भी करें तो 100% तो अभी शिक्षा के लिए अभी समय लगेगा कि सारी महिलाएं शिक्षित नहीं है वहाँ पर फिर भी काफ़ी बड़ी संख्या में अब शिक्षा को महत्व मिल रहा है, सभी अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं काफ़ी हद तक। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और भी ज़्यादा खेती-बाड़ी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, महिलाओं की जो अपनी समस्याएँ, निजी समस्याएँ हैं, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें मैं भी मतलब सोच रही हूँ काम करने के लिए, लिखने के लिए। तो अब देखिए आगे धीरे-धीरे कोशिश करूँगी। तो आपको लगता है कि जो पहाड़ी जीवन है और जो संस्कृति है, उसको मुख्य धारा में अगर हम साहित्य की मुख्य धारा में अगर कहें शामिल करने में कुछ हिचक लगती है आज भी? साहित्य की मुख्य धारा में तो मैम पहाड़ तो स्वतः ही आ जाता है। जब पहाड़ की हम बात करें तो मुख्य धारा में ही है। अगर हम पहाड़ी कवियों को जैसे पढ़ें, जैसे मंगलेश डबराल जी की मैं अभी तक बात कर रही हूँ और या लीलाधर जगोड़ी जी की बात कर रही हूँ, जी। तो उनका जो लेखन है वो भी सब पहाड़ के इर्द-गिर्द ही है। उन्होंने भी जो लिखा है, उन्होंने पहाड़ पर ही लिखा है, पहाड़ को महसूस करते हुए लिखा है। यहाँ पर मैं डबराल जी की, मंगलेश डबराल जी की 2 पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ बिल्कुल। कि उनकी एक कविता है शहर। शहर। उन्होंने उन्होंने लिखा है, मैं ये देखने गया, मैं शहर गया और वहाँ मुस्काया, वहाँ लोगों को देख के मुस्काया कि यहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे, और ये देखने गया, मैं वापस नहीं आया। तो मतलब आज भी हम लोगों का जो मनोस्थिति है वही हो रही है, पलायन की मैं बात करूँ। हम शहर जा तो रहे हैं लेकिन फिर वहीं के होके रह रहे हैं, रह रहे हम हैं। वापस नहीं आ पा रहे हैं हम लोग। जौनसार में पलायन की आप क्या स्थिति देखती हैं अभी?
जौनसार में भी मैम काफ़ी हद तक पलायन हो रहा है। अपेक्षा तो गढ़वाल और कुमाऊं की अपेक्षा तो फिर भी काफ़ी कम है। अभी हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम है कि घरों में ताले हैं, जी। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी हो रहा है मैम। हम लोगों के गांव में भी, चाहे मैं ससुराल पक्ष की बात करूं या फिर अपने मायके की बात करूं, वहाँ भी ऐसा हो रहा है कि मतलब पलायन बहुत हो रहा है। अब धीरे धीरे अब घरों में ताले लग रहे हैं। अब कुछ तो शिक्षा के लिए लोग आ रहे हैं वहाँ जी। पर। शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, लोग बच्चों के पढ़ाने के लिए भी आ रहे हैं शहरों में, और रोज़गार के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब कृषि में भी बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए। अभी तक अब आपने सामाजिक जीवन और बच्चों पर लिखा, कविताएं और आपकी कहानियां भी आई हैं। जी, पलायन पर लिखेंगी? पलायन तो मैम वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि मैं अपने लेखों में कहीं ना कहीं लिखती रहती हूँ उसको, जी। लेकिन कोशिश करूँगी पलायन पे भी। पहाड़ पर भी आपने लिखा, तो कुछ अगर कुछ पंक्तियां पहाड़ पर अगर हमें सुना पाएं आप हाँ हमारे ठीक है मैम, दर्शकों को। बात पलायन की हो रही है जैसे, जी। तो पहाड़ को महसूस करते हुए मैंने लिखा है कि पहाड़ भी अब उदास रहने लगे हैं, पहाड़ भी अब कुछ उदास रहने लगे हैं। नहीं सुनाई देता अब वो पहले सा जीवन संगीत, नहीं सुनाई देता वो पहले सा जीवन संगीत। सीने पर कूदते फांदते बच्चे, पनिहारियों की हंसी ठिठोली करती आवाज़ें। साएं साएं करता सन्नाटा फैलाता जा रहा है अपना साम्राज्य। पर पहाड़ तो पहाड़ है, खड़ा है आज भी अपनों के इंतजार में, एक अटूट विश्वास के साथ। खड़ा है आज भी अपनों के इंतजार में, एक अटूट विश्वास के साथ। बहुत अच्छा। अच्छा, थैंक बोली यू। भाषा की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम ऐसे राज्य से हैं जहाँ पर तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। जी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी हमारी प्रमुख भाषाएं हैं भी। तो आप जौनसारी में भी अभी आपने लिखना शुरू किया, हिंदी में आपने लेखन किया। तो क्या आप मानती हैं कि जो स्थानीय बोली भाषा है उसको साहित्य में संरक्षित करना कितना ज़रूरी है? वो बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि जैसे हमारी संस्कृति है, तो मौखिक रूप से तो वो बहुत सदियों से चली आ रही है ना, लेकिन उसमें हम देखते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। जी। तो अगर हम लिखित रूप से उसको संग्रहित करेंगे उसको, तो निश्चित तौर से हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक वरदान स्वरूप होगा। तो किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? वो मैम लेखन के तौर पे ही कर सकते हैं, जैसे कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से तो खैर पहले से ही चल रहा है मौखिक रूप से तो, लेकिन लिखित रूप से हम इन रूपों में कर सकते हैं। और आधुनिकता की बात अगर हम करें तो डिजिटल इंडिया है, और तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आ गए हैं। लोग उस पर भी लिख रहे हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं। ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं। जी तो मैम। ऐसे में जो साहित्य है, जो किताबें हैं जी हमारी, मैम। उसको कैसे देखती हैं आप कि कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि मोस्टली जो यूथ है वो तो इसी तरफ झुकाव ज़्यादा रख रहा है आजकल। जी मैम, ठीक कहा आपने। जैसे डिजिटल माध्यम जी। तो बहुत आ गए हैं, जैसे किंडल हो गया जी। और ई बुक हो गया, गूगल बुक हो गया, लेकिन मैम फिर भी जो हमारी परंपरागत जो हमारा लेखन है उसका तो उससे तो तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जब हम किताब को हाथ में लेते हैं तो वो हमें अलग ही फील होती है, जो संवेदनाएं हमारे अंदर वो जागृत होती है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम रूपांतरित होते हैं। लेकिन फिर भी आजकल समय बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है किताबों का, जी। क्योंकि समय के साथ बदलाव भी आता ही है। तो तो जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इसको पढ़ रही है। लेकिन मैम ये है कि पाठक तो बन रहे हैं उसमें भी, मतलब ऐसा नहीं कि साहित्य से बच्चे दूर हो रहे हैं। ठीक है, वो उनको डिजिटल माध्यम ज़्यादा सरल लग रहा है, तो वो उसको अपना रहे हैं। आपने गौरैया पे भी काफ़ी लिखा है, और पहले उस गौरैया की आवाज़ सुनाई देती थी हर जगह, जी मैम। आज नहीं देती। जी। तो कुछ 2 लाइन गौरैया पे ही सुना दीजिए। अब गौरैया तो मैम दिखना कम हो रही है या बहुत ही कम आ रही है, पर फिर भी अगर हम लोग प्रयास करें, जैसे अपने घर में दाना पानी रखें, तो कुछ ना कुछ आ जाती है। जी। क्योंकि उनको अब जंगल में तो आसरा मिल नहीं रहा है, कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास वो दिखाई देंगी।
तो मैंने गौरैया पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि फुदक फुदक कर मेरे आंगन में गौरैया आकर बैठ गई। फुदक फुदक कर मेरे आंगन में गौरैया आके बैठ गई। उसको देख खुशी की लहर मेरे तन मन में सिहर गई। ना जाने कितने रोज बाद वो आई थी, ना जाने कितने रोज बाद वो आई थी। कुछ उदासी कुछ गम के तिनके साथ लाई थी। मैंने पूछा जब उससे, क्यों रोज आती नहीं हो, क्यों रोज नहीं तुम आती हो, कभी कभी झलक दिखलाकर कहाँ गुम हो जाती हो। बोली वो धीरे से, एक बसेरा था वन में, उजाड़ दिया उसको भी इंसा की लालसा ने। अब दर दर भटक रही हूँ, घर को तरस रही हूँ। उसके एक एक शब्द में रोष था, आवेश था, और मेरे लिए उसके शब्द बाणों से बचने का कोई ठोर ना था, और मेरे लिए उसके शब्द बाणों से बचने का कोई ठोर ना था। अब आपकी किताबों की बात करते हैं। जी मौन मैम। की अनुभूतियाँ सबसे पहली किताब आपकी आई जी थी, मैम। इसमें क्या आपने दिखाने की कोशिश की है? इसमें मैम ये पहला मेरा कविता संग्रह है। इसमें कविताएं हैं तमाम विषयों पे, पर इसमें जो मुख्य रूप से कविता है वो मौन पर है, और बाकी जो कविताएं वो अन्य विषयों पे है। क्या है मौन? मौन मैम एक अनुभूति है जिससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। कुछ पंक्तियां मैं मौन की सुना देती हूँ। बिल्कुल। मौन का एहसास करो, इसके जहाँ में रहने का अभ्यास करो। मन के अंतस में जाकर सुख शांति की तलाश करो। मौन में है मधुर झनकार, अनकहे शब्दों में मन की पुकार। मौन में है संवेदना जो हनन करे वेदना। मौन आत्मा का आईना, अंतर मन को मिलता जहाँ आशियाना। जब जीवन संगीत चाहोगे सुनना, तब प्रिय मौन ही वरण करना, तब प्रिय मौन ही वरण करना। बहुत खूब। थैंक यू मैम। आपकी किताब है आईना, इसमें जी। भी आपने महिलाओं के बारे में लिखा? हाँ, इसमें महिलाओं की कहानियाँ, ये कहानी संग्रह है। इसमें कहानियाँ हैं, महिलाओं की भी है, कुछ ग्रामीण परिवेश से ले रखी हैं कहानियाँ। तो कोई ऐसी आपकी फेवरेट कहें, या फिर ऐसा कहें कि आपकी जो कुछ कहानियां हैं, अगर पढ़ के कभी आपको कोई रिस्पॉन्स मिला हो किसी आम महिला का? हाँ मैम, महिलाओं के तो खैर मिलते रहते हैं रिस्पॉन्स। तो जैसे इसमें कहानी है एक सच्चे रंग, वो भी जी। काफ़ी लोगों को पसंद आती है। और भी इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं तो जो कैसा रिस्पॉन्स मिला इसका? रिस्पॉन्स अच्छा मिला मैम। रिस्पॉन्स लोगों को पसंद आता है। लिखा हुआ चाहे मैं कविताओं में लिखूं या कहानियों में लिखूं, तो वो ये कहते हैं कि हमको मतलब वो दिल में उतरती है चीज़ें, उनको कहीं ना मतलब कहीं कनेक्ट करती है उनकी कहीं लाइफ से, से। हाँ कनेक्ट करती है वो कहीं ना अपनी लाइफ से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। मन के धागे, इसमें जी, भी कविताएं हैं? इसमें भी कविताएं मैम, ये तो कविता क्या संग्रह है। इसमें कविता है पर्दा? जी मैम। ये क्या पर्दा किस चीज़ पर पर्दा है? पर्दा मैम जो हमारे जीवन में जैसे अभाव होता है कुछ, तो अधिकतर क्या होता है कि हम उसको दूसरों के सामने लाना नहीं चाहते। चाहे वो हमारी आर्थिक विपन्नता हो या कुछ भी चीज़ें हमारे अंदर कमी हो, तो हम उसको समाज को दिखाना नहीं चाहेंगे। तो मैंने ये उसी पे लिखा है, ये पर्दा। तो 2 लाइन इसकी सुना भी दीजिए। तो दो लाइन। ये पर्दा है। एक पर्दा बचा लेता है बहुत कुछ, एक पर्दा बचा लेता है बहुत कुछ। टूटे फूटे भांडों का सच, और फटे पुराने कपड़ों का अंबार। बहुत खूब। खाली पड़े कोठार, खामोश लबों पर सिमटी जुल्म की दास्तां भी। खड़ा रहता है बनकर ढाल। बहुत खूब। एक पर्दा। आपने हिंदी में ही लिखी हैं किताबें, उनके हिस्से की धूप है और अलबेली चमेली, ये दोनों कौन है? अलबेली चमेली तो मैम ये भेड़े हैं, ये जी। दोनों बहनें हैं, अच्छा। अलबेली और चमेली। तो ये इस उनकी कहानियाँ हैं इसमें। क्या कहानी है इसकी? कहानी मैम ये जो अलबेली होती है थोड़ी चंचल होती है, और चमेली होती है बड़ी बहन होती है, उसकी समझदार सी होती है। तो जब वो अपने सरदार के साथ जैसे ये लोग जाते हैं जंगलों की तरफ, तो वो जिद करके पीछे रुक जाती है अलबेली। तो चमेली उसको समझाती है कि ऐसा नहीं करना है,
तो वो शिकायत करती है बड़ी से कि नहीं, सरदार के साथ मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रुकूंगी, क्योंकि सरदार हमको मारता है, मतलब जब चाहे डंडी से हमें मार देता है, खाने को भी बहुत अच्छा नहीं देता, ऐसे ऐसे वैसे बोल के वो जंगल पे जैसे जा रहे होते हैं, पूरा उनका वो झुंड, फिर वो उसमें जिद कर लेती है, लेकिन उसको बड़ी वाली जो चमेली होती है समझाने की कोशिश करती है। फिर काफ़ी रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है जब ना, तो तब फिर वो चमेली को भी गुस्सा आता है कि ठीक है, मैं तो अब जा रही हूँ, और अगर तुझे रुकना है तो यहाँ पर रुक जा, तो वो रुक जाती है वहाँ पर। लेकिन जब बहुत टाइम हो जाता है, लेट हो जाता है, जब वो आती नहीं है, तो चमेली फिर जाती है इसके पास वापस ना, और फिर क्या होता है, ये जो अलबेली होती है ये तब तक घबरा चुकी होती है बहुत ज़्यादा, इसको समझ में आ जाती है बात कि मुझे साथ जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ और डरावने पशु आ जाते हैं। तब फिर ये रो रही होती है, तब ये वापस आती है कि हमको ऐसा नहीं करना है, तब इसको समझ में आ जाती है, तब इसको उसके साथ। बहुत अच्छा। जी, पहाड़ के उस पार, ये भी पहाड़, क्योंकि हम देख रहे हैं महिलाओं का जीवन भी पहाड़ से कम नहीं है। जी मैम, महिलाओं के जीवन तो एक पहाड़ी स्वरूप है, और पहाड़ में तो ये ज़्यादा पहाड़ हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा तो इसमें तो मैम ये उपन्यास है मेरा, जी? पहला उपन्यास है, और इसमें भी वही है कि पहाड़ के जीवन की जो चुनौतियां हैं, विसंगतियां हैं, उसी के बारे में मैंने लिखा हुआ है। इसमें जो नायिका है चंदा, जी उसके जीवन के बारे में है, और मेरे कुछ अपने जो निजी अनुभव रहे हैं, चाहे वो कॉलेज के हो या मेरे घर परिवार के, मेरे बचपन के अनुभव हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आए। जो आपने अपनी लाइफ में फील किया, हाँ, वो फील किया, बेसिकली आपने लिखा है वो इसमें। बेसिकली इस रूप में आया है। और हिंदी में ही आपकी बरखा रानी, ये भी हाँ, बच्चों की ये भी कहानियां हैं। बच्चों की कहानी है मैम। इसमें भी मतलब आपने कोई यहाँ से भी लिया है, जौनसार से भी कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं? जौनसार का भी मैम मिला जुला है, बच्चों के लिए मिला-जुला। लिखा है, लेकिन हिंदी में लिखा है, तो बाकी तो जौनसार की चीज़ें तो इसमें हैं ही, जी। क्योंकि मैं जौनसार से हूँ, मैं जौनसार में रही हूँ, पहाड़ों में मेरा जीवन बीता है, तो सारी चीज़ें इसी में, जो मेरा लेखन है, ये सब चीज़ें उसी का रूप है ये। और जौनसारी में आपने लिखा भी है, एक कथा संग्रह भी आया, सुनहरी चलकुड़ी। हाँ, सुनहरी चलकुड़ी इसका तो इसके टाइटल बारे है। में थोड़ा बताइए सुनहरी हमें। चलकुड़ी ये मेरा पहला जौनसारी बाल कहानी संग्रह है, और ये भी मैंने इसीलिए लिखा है कि अब जौनसारी जैसे बच्चे बहुत कम बोल रहे हैं, जी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं किताब ये स्कूल्स वगैरह में भी पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा अपनी जौनसारी भाषा के प्रति सीखने के लिए, समझने के लिए। तो मेरा ये प्रयास तो अभी है। आगे भी आप कुछ जौनसारी में लिखने का प्लान कर रही हैं? जी मैम, आगे भी मेरा अब जो अगली किताब आएगी मेरी, तो वो लोक कथाएं हैं लोक जौनसार की, और जो जौनसारी भाषा में ही होगी। जौनसारी भाषा में जी होंगी। मैम। तो कोई लोक कथा जो आपके मन को छूती हो बहुत? लोक कथाएं तो मैम बहुत सारी मन को छूती हैं, लेकिन क्या है कि इस समय बहुत मतलब बड़ी बड़ी सी कथाएं हैं, कहीं उसमें राक्षस है, कहीं घने जंगल हैं, जी। तो वही जैसे हम परियों वाली कहानी सुनते थे ना, तो लेकिन वास्तव में वो मैंने, क्योंकि ये सब ऑथेंटिक चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने वहाँ के लोगों से बात करके मतलब तब लिखी है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जब लोग उनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जौनसारी में एक कविता हमें सुनावी दीजिए। जी मैम, सुना देती हूँ मैं। ये मैम मेरा कविता का जो विषय है, जी। ये है मेरे गांव का कुआं। गाँव का कुआं। हाँ, मेरा मायका है देव, वहाँ पर एक कुआं है मैम, तो उसको मैं जब भी देखती थी, वो हमेशा उसमें पानी रहता था, और वहाँ पर जो महिलाएं जो आती हैं अपना बंटा वगैरह लेके, तो वहाँ पर बातें बातें करती थी, तो मैंने उसी पे ही ये पंक्तियाँ लिखी हैं कुछ। मेरे गांव का कुआं, मेरे गांव का कुआं, कौशिक ना आथी पता कि कौती साल का हुआ। मेरी नानी थी बोलो, नानी हमारे दादी को भी नानी कहते हैं, जी। तो मेरी नानी थी बोलो, तौला भी था ऐसा ही जौला मेरा झोझोड़ा था हुआ। झोझोड़ा मतलब शादी। कति साल गई बीती, कति साल गई बीती, पर कदी भी एव रीता ना हुआ, पर कदी भी एव रीता ना हुआ। गांव का भामण 100 साल से भी उबा जीना, गांव का भामण 100 साल से भी उबा जीना। गौर को नाच था खाओ, कुएं को पानी था पियो, कदी बीमार ना हुआ। ऐजा कुआं आओ बहुत ही खास, ऐजा कुआं आओ बहुत ही खास, ध्यान टूड़िया ओया की रोइन टूड़िया, ध्यान टूड़िया ओया की रोइन टूड़िया।
सभ्याएं बैठो एतु के नजीक और आपने आपने जियो की बातों का बांधो पुआ ऐजा ऐजा कुआओ बहुत ही खास। धन्यवाद। मैम, हमारे हिंदी के जो श्रोता हैं उनके लिए इसका हिंदी में अर्थ भी बता दीजिए, ताकि वो समझ पाएं अच्छे से कि कुएं के बारे में आपने लिखना क्या चाहा है। ये जो कुआं है ये मेरे मायका है, जहाँ देहू उस गांव का कुआं है ये। तो उसको देख के मैंने लिखा है कि जो मेरे गांव का कुआं है ये किसी को नहीं पता कि कितने साल का हुआ है। मेरी दादी भी बोलती थी कि मुझे नहीं पता कि जब मेरा जोजोड़ा हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी, तो उस समय भी वो वैसा ही था। अब ये इस कुएं का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि गांव का जो ब्राह्मण था वो बहुत साल जिया, सिर्फ कुएं का पानी पीता था, वो पीते थे और घर का अनाज खाते थे। अच्छा। तो जितने भी ध्यान टूड़ियाँ मतलब लड़कियां औरतें जो होती हैं कुएं के आसपास बैठ के अपनी अपनी जो मन की बातें हैं वो करती हैं। तो ये कुआं बहुत ही खास है। तो अभी जैसे हम जौनसार की अगर हम बात कर रहे हैं, आपके लेखन की भी बात कर रहे हैं, तो जी जौनसार में मैंने अभी हाल ही में कुछ जगहों पर देखा गया कि महिलाओं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो गहने सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, जी मैम। और महिलाओं को गहनों से ज़्यादा नहीं लगता कि कुछ पसंद आएगा। तो अभी जो जौनसार में कुछ खत हैं, उन्होंने फैसला लिया कि जौनसार में अब 3 ही गहने पहनेंगी महिलाएं, वो भी शादी ब्याह में। इसके पीछे तर्क भी था उनका कि समानता रहे। इसको कैसे देखती हैं आप? मैम ये जो चीज़ें आई निकल के, मैंने भी उस समय देखा है, चीज़ें वीडियो भी वायरल हुए हैं इस विषय पे, लेकिन मुझे भी ये निजी तौर पे मैं कहूँ तो ये सही नहीं लगा उनका निर्णय। क्योंकि महिलाओं को जेवर को लेके क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं आप? उसमें तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं ना, शराब है, मांसाहार है, और भी जो आजकल चीज़ें इतनी दिखावे की चीज़ें बढ़ रही हैं। शादियां पहले एक दिन में हो जाती थी, अब वो 3-3 दिन में शादियां हो रही हैं। तो वहाँ भी तो वाहियात कितना खर्चा हो रहा है। सिर्फ आपने जेवर को ही क्यों प्रतिबंधित किया है? और जो कि सालों से सदियों से हमारा एक आर्थिक संबल है कह सकते हैं। ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कितनी बातें हुई हैं कि लोग जेवर बेच के या जेवर जिनके पास था मतलब उन्होंने शिक्षा पूरी की उसमें, और भी चाहे हारी बीमारी में भी काम आए। तो जेवर को लेके ये प्रतिबंध, ये मुझे समझ में नहीं आया है। ये बहुत गलत उनका डिसीजन था, और इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था उनको। निर्णय की अभी हमने बात की ये इस निर्णय की, तो मैं एक चीज़ और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि जौनसार के क्षेत्र में आज भी ऐसा है कि महिलाओं को जो बैठक होती है या कोई प्रोग्राम्स होते हैं उसमें महिलाओं का दखल कम रहता है? जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बिल्कुल नहीं होती मैम। मैं चाहे अपने ससुराल की बात करूं या मायके की बात करूं, जहां तक मैं जानती हूं कि कभी भी कोई मीटिंग होती है गांव में किसी विषय को लेके भी, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, लेकिन महिलाओं की भागीदारी तो उसमें नामात्र की होती है मैम, या होती ही नहीं। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये भी मेरा वो रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएँ और उनके विचारों को भी महत्व देना चाहिए। अच्छा, अध्यात्म की बात करें तो आप अध्यात्म से भी जुड़ी रही हैं? जी मैम, अध्यात्म से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और अध्यात्म का अगर हम मीनिंग देखें मैम, तो संस्कृत की जो अधि धातु है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, अधि प्लस आत्मा, अधि माने अपना या अपनी, तो अपनी आत्मा के बारे में जानना ही अध्यात्म है मैम। अपने भीतर झांकना ही अध्यात्म है। अपने आप को जानना, बेहतर महसूस करना, बेहतर बनाना अपने आप को। तो मतलब भीतर की दुनिया, बाहर की दुनिया से भीतर की ओर लौटना, ये अध्यात्म है। अध्यात्म का साहित्य में कैसे योगदान हो सकता है? मैम, मुझे तो लगता है कि अध्यात्म का हर विषय में योगदान हो सकता है, कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हम राजनीति बात करें, सामाजिकता की बात करें, पत्रकारिता की बात करें। क्योंकि अगर जहाँ पर अगर अध्यात्म है तो वहाँ सोचो, आपकी सोच विस्तार पाती है, आपका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। आप फिर मतलब वो मैं जो है ना, आज मैं ही के कारण तो सब कुछ हो रहा है मैम। चाहे राजनीति की बात करें, चाहे बड़े स्तर के युद्ध की बात करें, सब कुछ समेटना चाहते हैं,
समाना चाहते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब ये है कि अहंकार लोगों में अहंकार ज्यादा और है। वही मतलब एक विकारों की तो कह रही लंबी फेरस्ती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अध्यात्म को अर्थ करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती हैं कि आखिर है क्या जीवन में। क्योंकि हम इतना कुछ पा के भी आप देखेंगे ना कि बहुत कुछ पा लिया होता है लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं वो अशांति तो होती है उनके अंदर जी ना। तो क्यों नहीं वो शांत हो जाते इतना कुछ पा के? भौतिकता का सब साधन उनके पास है, जी सारी उपलब्धियां उनके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोने उनके अंदर शून्य है, तो वो क्या चाह रहे हैं? जी तो मैम ये अध्यात्म को जो हम पढ़ते हैं करते हैं इसको थोड़ा सा अभ्यास, तो इसका बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती है। और मैं एक चीज़ और कहूँगी, जैसे पहले अध्यात्म को लोग कहते थे कि एक उम्र का विषय है, एक उम्र जी जब बिल्कुल बीत जाती है जी उसके बाद का अध्यात्म विषय है। मैं तो कहूँगी मैम ये बच्चों का भी विषय है, प्राइमरी लेवल से ही ये शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज बच्चों के जो मनोविकार सामने आ रहे हैं तो उसको देख के हम कितना आश्चर्यचकित हो सकते हैं मैम। मतलब ये सोचो कि बुरी चीज़ों का तो लग रहा है, इससे ज़्यादा बुरा भी क्या होगा? मतलब चाहे हम आपसी रिश्ते की बात करें, चाहे भाई भाई में प्रेम है, या कुछ भी पति पत्नी के जो आजकल तलाक हो रहे हैं, या कुछ भी चीज़ें हैं, तो मैम कहाँ जा रही है दुनिया, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर थोड़ा सा भी हम पहले बता दें बच्चों को कि यहाँ पर हम हैं तो हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हैं। जी हम लोग तो मैम एक उम्र के बाद भी संग्रह करना नहीं छोड़ते ना। अब कुछ टाइम में हमने चले जाना है, लेकिन ये वास्तविकता तो हमें मतलब एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लग जाता है। तो मैम अध्यात्म में ये बताता है कि चीज़ों को छोड़ना सीखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत और धन्यवाद मैम आपका भी। ये थी हमारे साथ सुनीता चौहान जी। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।